हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मे भी सभी बेस्ट होंगे। तो हमने आज का जो लेक्चर है थोड़ा लेट हो गई मैं, उसके लिए बहुत सॉरी। बट हम आज की जो करंट अफेयर्स के कंटिन्यू रिवीजन करते हैं, ठीक है। आज 29 जून 2023 है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रिवीजन, ठीक है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2 शिंगुआ विश्वविद्यालय, नंबर 3 पिकिंग विश्वविद्यालय, नंबर 4 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो जब जारी की है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की रिपोर्ट, तो उसमें क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है वो इसमें आई है, ठीक है, टॉप 10 के अंदर है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या कुछ बता रहा है। क्वार्टरली असाइनमेंट्स का 20वां संस्करण क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें स्थिरता, रोजगार परिणाम, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क जैसे मैट्रिक्स को शामिल किया गया है। ये काम कब शुरू किया गया था? 2004 में स्टार्टअप किया गया था इसका, ठीक है। इसका प्रदर्शन यानी कि रैंकिंग का हर साल किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को, और इसके बारे में जो तुलनात्मक डेटा जो मिलता है वो दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्रोत बन चुका है। एशिया के अंदर टॉप 10 में क्या है? एकमात्र एशियाई विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, जो पिछले साल की रैंकिंग में 3 स्थान आगे बढ़ चुका है। यानी कि लास्ट टाइम जो था वो इस बार क्या है, 8वें स्थान पर रहा है, और पहले क्या था, इनसे तीन जो चांसेस थे वो पीछे था, ठीक है। इसके अलावा चीन की पिकिंग विश्वविद्यालय में शिंगुआ विश्वविद्यालय क्रमश 17वें और 25वें स्थान पर रहा है। ओके, उसके बाद प्रमुख वैश्विक संस्थान कौन कौन से हैं? MIT जो कि यूएस में है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके में है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी कहाँ है, यूके में है, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो यूएस में है। ये क्या है, प्रमुख वैश्विक संस्थान है पूरे वर्ल्ड के। इंडिया में कौन कौन से हैं? भारतीय प्रौद्योगिक संस्थाकरण यानी कि IIT बॉम्बे, जिसने 23 स्थानों की छलांग लगाते हुए 149वां स्थान प्राप्त किया है। 149 नंबर हमारे IIT बॉम्बे का आया है। IIT दिल्ली का 197 स्टेज आई है। IISc बेंगलोर जो है उसका 225वां स्थान आया है, और खड़गपुर का 271 आया है, ठीक है। तो ये जो हमारे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा इंडिया से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग मैंने आपको बता दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 भारत, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C चीन, और 4th रूस। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। ओके, अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं क्या बताया जा रहा है। श्री गडकरी जी ने कहा है कि पिछले 9 सालों में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ चुकी है। भारत का 1.45 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अब अमेरिका के बाद दूसरा जो है वो इंडिया बन चुका है, ठीक है, जो कि 2013-14 में 91,287 किलोमीटर का था। बजट के अनुसार 2023-24 के बजट में 10 लाख करोड़ रुपए जो हैं 2019 की तुलना से मतलब अधिक है। रेल मंत्रालय ने अब तक सबसे अधिक 2.4 लाख करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। यानी कि रोड को तो 10 लाख करोड़ का और रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का जो आवंटन दिया गया है, ठीक है। श्री गडकरी जी ने कहा है कि इसका लक्ष्य 2030 तक टोल राजस्व बढ़ाकर 1.30 लाख करोड़ रुपए तक करना है। प्रतीक्षित समय को 2047 तक पूरी तरह समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग का उपयोग और प्रतीक्षा समय को 47 सेकंड तक कम करने में मदद मिली है। ओके, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैब ग्रोन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? किसको मंजूरी देने के लिए? लैब ग्रोन मीट के उत्पादन को। तो फर्स्ट ऑप्शन कनाडा, सेकंड सिंगापुर, C USA, 4th ब्राजील। तो इसका आंसर क्या रहेगा? USA के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है? लैब ग्रोन मीट का प्रयोग की जो मंजूरी दी गई है वो किसने दी है? USA ने दी है। इसमें क्या बताया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने कैलिफोर्निया स्थित 2 कंपनियां गुड मीट और एप्साइड फूड्स को लैब ग्रोन मीट, विशेष रूप से कोशिका संवर्धित चिकन के उत्पादन और बिक्री की मंजूरी दे दी है। ओके, लैब ग्रोन मीट जिसे अधिकतर तौर पर कोशिका संवर्धित मीट के रूप में जाना जाता है,
इस मीट को संदर्भित करता है तो जानवरों से प्राप्त पृथक कोशिकाओं का उपयोग करके इन्हें प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है। प्राकृतिक बनाने और खाद्य मांस के रूप में आवश्यक संसाधन जैसे पोषक तत्व एक उपयुक्त वातावरण इन्हें प्रदान किया जाता है, जिससे कि ये सेल्युलर कल्टिवेशन प्रक्रिया में सहयोग करके और इनके लिए डिजाइनिंग की जाती है। ओके, आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, जॉन बैनिस्टर जिनका हाल ही में परलोक गमन हुआ, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? नंबर 1 लिथियम आयरन बैटरी, क्रायोजेनिक इंजन, चैटबॉट या मलेरिया का टीका। तो जॉन बैनिस्टर जिनका अभी परलोक गमन हुआ है, उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम लोग। लिथियम आयन बैटरी क्या चीज़ है और किस तरीके से मतलब ये आई थी, तो देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्करण और रसायन विज्ञान में 2019 के नोबेल पुरस्कार के सह विजेता प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बैनिस्टर गुडनफ का निधन हुआ है। गुडनफ अपने 101वें जन्मदिन से 1 महीने दूर थे, यानी कि वो 101 ईयर्स के होने वाले थे इस साल, है ना। उनके ब्रिटिश अमेरिकी समकक्ष स्टेन विटमिंग ने गुड नाइट के साथ आधारभूत नोबेल पुरस्कार जीते। उसके अलावा लिथियम विंटे ने शुरू में पाया कि लिथियम को टाइटेनियम सल्फाइड शीट में संग्रहित किया जाएगा और गुड नाइट ने कोबाल्ट आधारित कैथोड को शामिल करके इस कार्य को पूरा किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक उत्पाद बन गया और ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। लिथियम आयन बैटरी पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम के अलावा जॉन गुडफ्रेंड ने कंप्यूटर के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? गुडफ्रेंड ने। जो हम लोग रैम को पढ़ते हैं उसको भी मतलब उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प की थी। ओके, तो लिथियम आयन बैटरी का जो आविष्कारक है उनका नाम क्या बताया? जॉन बैनिस्टर, जिनका निधन हुआ है। और जॉन बैनिस्टर के बारे में और क्या है? नोबेल पुरस्कार वेबसाइट के अनुसार जॉन बैनिस्टर का जन्म जर्मनी की सेना में अमेरिका में माता पिता के घर पर हुआ था। ओके, उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति से किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया है? तो फर्स्ट स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन स्वामी। तो हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर रहेगा झूलन स्वामी। अब इनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। आंसर नंबर 5 में MCC विश्व क्रिकेट समिति ने 3 नए सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें भारतीय क्रिकेटर झूलन स्वामी, अंग्रेज खिलाड़ी हीदर नाइट और न्योन मॉर्गन। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने अपने खेल करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समिति को इस्तीफा दिया है और अब WCC में 14 सदस्य हो चुके हैं, जिनमें वर्तमान और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं। झूलन गोस्वामी के बारे में देखिए, महिला क्रिकेटर में तेज गेंदबाज के रूप में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध झूलन स्वामी पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया। उनका अंतिम मैच लॉर्ड्स के इंग्लैंड के खिलाफ 1 दिवसीय था और झूलन गोस्वामी ने 272 मैचों में सफेद गेंद वाली क्रिकेट में 300 में से अधिक विकेट लिए और 12 टेस्ट मैचों में 44 विकेट हासिल किए। आज का क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत मिला है? अमरोहा की ढोलक, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकाशी या सभी? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इन सभी को भौगोलिक संकेत मिल चुके हैं। इनके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीजें हैं। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को टैग दिए हैं। अमरोहा की ढोलक, महोबा का गोरा पत्थर, मैनपुरी की तस्करी, संबल हॉर्न का क्राफ्ट, बागपत होम की फर्नेगिश, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी हैंडलूम प्रोडक्ट। इनको क्या मिल चुका है? ग्राफिक इंडिकेशन ऑफ इंडिया का टैग मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है इन 7 चीजों को। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP सूचकांक 2023 के अनुसार US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर रही है। ठीक है, कौन से नंबर पर रही है? 42वें स्थान पर जो इंडिया है वो रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ये 1967 में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। WAPO का मुख्यालय, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जो वो है कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में बनाया जाता है। अमरोहा की ढोलक में क्या होता है? वही
जो जानवर की खाल से बनाया जाता है और फिट किया जाता है। बागपत होम फर्निशिंग के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि हथकरघा सामान, घरेलू साज सज्जा का उत्पाद, सूती धागे से बनने वाले कपड़े वगैरह के लिए बागपत को फेमस किया गया है। कालपी हस्तनिर्मित कागज, जो हाथों से कागज बनाए जाते हैं, जो गांधीवाद रूप में यानी खद्दर के रूप में यूज किया जाता है, उनके बारे में कुछ बताया गया है। मैनपुरी में जो तरकश यानी कि पीतल के तार की जड़ाई का काम वगैरह होता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैमिस टेस्यू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हैमिस टेस्यू ये कहाँ का महोत्सव है बताइए? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इसका आंसर आएगा लद्दाख। अब हैमिस टेस्यू महोत्सव है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो लद्दाख के लेह शहर में 2 दिन का वार्षिक उत्सव हैमिश गोम्पा में यानी कि मठ में, हैमिश गोम्पा मठ का नाम है, 28-29 जून को मनाया जा रहा है। ये 2 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें गुरु पद्म संभव का जन्मदिन मनाया जाएगा, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है। चंद्र तिब्बती कैलेंडर के 10वें दिन मनाया जाने वाला ये वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें भित्ति चित्र के प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। और गुरु पद्म संभव की कथा 8वीं सदी के उत्तरार्ध की है। उन्होंने हिमालय साम्राज्य में तांत्रिक बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। उन्होंने राक्षसों और बुरी आत्माओं को भगाया था और स्थानीय लोगों को नकारात्मकता से बचाया था। और उन्हीं के उपलक्ष्य में क्या है, ये उनके बर्थडे के तौर पर ये पर्व मनाया जाता है। क्या नाम है इसका? हैमिस टेस्यू महोत्सव। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन प्रारंभ किया? नंबर फर्स्ट ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, गोवा। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या कुछ है ऑपरेशन कन्विक्शन में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में राज्य में अपराधियों और संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत विशेष रूप से बलात्कार, हत्या, गौ हत्या, धर्म परिवर्तन जैसे अपराधों के लिए अधिनियम बनाए जाएंगे। इस रणनीति का पहल का उद्देश्य दोष सिद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाना, तत्काल गिरफ्तारी, मजबूत सबूत संग्रह, सावधानी पूर्वक जांच और अदालत में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 30 दिन के भीतर सजा देने का प्रावधान है। ऑपरेशन कन्विक्शन इसके तहत जिला पुलिस प्रमुख अपने अधिकारी क्षेत्रों में जिला न्यायाधीशों के साथ मिलकर के सहयोग करेंगे। ठीक है, मतलब सभी के सभी जितने पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सभी इस काम को मतलब सफल बनाने में सहयोग करेंगे, ये बताया गया है इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में आयोजित पहले प्रीमियर हैंडबॉल लीग की विजेता टीम कौन सी है? गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आयरमैन, दिल्ली पेंजर्स, राजस्थान पेट्रियट्स। तो हाल ही में जयपुर में आयोजित की गई थी प्रीमियर हैंडबॉल लीग, इसकी विजेता कौन रही है? महाराष्ट्र के आयरमैन टीम रही है, आयरनमैन। तो राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में गोल्डन ईगलम उत्तर प्रदेश के खिलाफ 38-24 में जीत हासिल करके प्रीमियर लीग जो है वो उन्होंने महाराष्ट्र आयरनमैन को प्रीमियर लीग का फर्स्ट नंबर का पर्सन चुना है। महाराष्ट्र आयरनमैन ने मेजबान राजस्थान पेट्रियट्स को हराकर प्रीमियर हैंडबॉल लीग के फाइनल में प्रवेश किया है। प्रमुख पुरस्कार किसको मिले? गोल्डन बॉल गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के सुखवीर सिंह बरार को मिले और गोल्डन ग्लव तेलुगु टेंशन के राहुल टिक्की को मिले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा है? महाराष्ट्र आयरमैन इगोर चेस्लियोव व उत्तर प्रदेश के सुखवीर सिंह बरार रहे हैं। कौन रहे हैं मुख्य तौर पर? ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? इसका पहला सीजन 8 से 25 जून 2023 के बीच राजस्थान के जयपुर में मान सिंह इंडोर स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ऑप्शन AR रहमान, जाकिर हुसैन, पंडित PD बाउल, इरफान खान। तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो पहला पुरस्कार है वो पंडित PD बाउल को दिया गया है। इनके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल कोलकाता संस्करण में उद्घाटन 23 जून को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने किया। पद्मश्री बाउल सम्राट पंडित पूर्णदास बाउल को प्रदान किया गया। विश्व मंच में बाउल संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया था। अच्छा, पंडित PD बाउल कौन है? इनके बारे में जानते हैं। इनको बंगाल के लोक संगीत के साथ दुनिया भर में यात्रा करने और दुनिया के नागरिकों के सामने 156 देशों में
प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। वह भारतीय पारंपरिक संगीत से जुड़ा हुआ एक नाम है। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल क्या है? IPAF सामाजिक उद्यमी श्याम पांडे की एक पहल है जिनका उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रदर्शन कलाओं के मिश्रण के साथ समाज और संस्कृतियों को एकजुट करना है। तो आज के हमने 10 क्वेश्चंस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे करंट अफेयर्स के तौर पर। हमारे हर एक एग्जाम के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर्स जो है वो सभी में आते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।